वेलकम बैक दोस्तों। मैं अमित जायसवाल। आज से हम नया सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सक्रीटिव सिस्टम। इस सिस्टम के माध्यम से हम हमारे शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर करते हैं। यह सिस्टम एक प्राकृतिक रूप से कार्य करता है। यूँ तो हमारा पूरा शरीर ही एक प्राकृतिक रूप से कार्य करता है। जैसे कि हम अधिक ऊंचाई वाली जगह पर चले जाएं या पहाड़ों पर चले जाएं तो हमें सांस लेने में काफी दिक्कत आती है। उसके पीछे कभी सोचा होगा आपने ऐसा क्यों होता है? तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ का ऑक्सीजन लेवल काफी कम रहता है, जिस कारण हमें वहाँ पे सांस लेने में काफी दिक्कतें आती हैं। तो केवल पहाड़ों पर आपको ही ऐसा क्यों होता है? सांस लेने में क्यों तकलीफ होती है? वहां पर जो लोग रह रहे हैं उन्हें तो नहीं होती है। तो इसके पीछे एक मेन रीजन यही है कि वहां पर रहते रहते उनका शरीर वहां के वातावरण से एडजस्ट कर चुका है। आप भी यदि कुछ समय पहाड़ों पर बिताएंगे तो हो सकता है आपका शरीर भी वहां के वातावरण से एडजस्ट कर पाए, है ना? क्या होगा, कैसे एडजस्ट होगा कि जब हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो हम ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करेंगे। ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करेंगे तो हीमोग्लोबिन ज्यादा बढ़ेगा और धीरे धीरे हमारा शरीर वहां के वातावरण में एडजस्ट करना सीख लेगा। ठीक है, तो यह सब प्राकृतिक रूप से होता है। इसमें हर हार्मफुल चीजें जो शरीर को नुकसान पहुंचाती है उन्हें हम शरीर से बाहर करते हैं इस सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है, तो आज हम इसी सिस्टम को पढ़ेंगे। ऐसे ही शरीर के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे सेल्स बनाए जाते हैं, उन मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को हम शरीर से बाहर करते हैं सिस्टम के माध्यम से। सरल शब्दों में अगर हम देखें तो इसे हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोलेंगे, विषैले पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर करने की प्रक्रिया हम इस सिस्टम के माध्यम से पूरी करते हैं। ठीक है, इस सिस्टम के अंतर्गत हम हर चीजें शरीर से बाहर करते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तो हम आगे इसमें पढ़ते हैं। हमारे सेल्स जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट हमारे शरीर में बनाते हैं तो उन्हें वह हमारे सेल्स ब्लड में दे देते हैं। अब ये ब्लड क्या करता है? ब्लड हर ऑर्गन के पास जाकर ये वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से बाहर करने का कार्य करता है। जैसे कि यूरिनरी सिस्टम के द्वारा हम यूरिन बाहर करते हैं। ठीक है, लंग्स के द्वारा हम कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर करते हैं। ओके, जीआईटी सिस्टम के द्वारा हम स्टूल बाहर करते हैं। ऐसे ही हम स्किन से हमारा पसीना जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर करते हैं। ब्लड के पास जाता है और ब्लड में ये देखिए ब्लड अपने अलग अलग ऑर्गन के थ्रू इन वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर कर देता है। इस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करने से हमारा क्या होता है? बॉडी में एक तो होम्योस्टेटिक बैलेंस मेंटेन रहता है, हमारा शरीर बीमार नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा पीएच लेवल इसमें नॉर्मल रहता है। ये हमारे शरीर से ये मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट बाहर होते तो हमारा पीएच लेवल मेंटेन रहता है। हम पढ़ चुके हैं पहले, है ना? तो हमारा हम शरीर बीमार नहीं होगा, होम्योस्टेटिक बैलेंस मेंटेन रहेगा, हम हम स्वस्थ रहेंगे। हम एक्सक्रीटिव सिस्टम के माध्यम से शरीर का होम्योस्टेटिक बैलेंस मेंटेन करते हैं। यदि हमारा शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारा होम्योस्टेटिक बैलेंस तो शरीर का डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे हमारा शरीर बीमार हो जाता है। तो यह भी जरूरी है। ये तो सब ठीक है, पर एक्सक्रीटरी सिस्टम से हम सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से बाहर करते हैं? तो जवाब है, हम यूरिनरी सिस्टम के माध्यम से हमारे शरीर के मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करते हैं, है ना? और यूरिनरी सिस्टम का एक महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा होता है? यूरिनरी सिस्टम का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है किडनी। किडनी के दो फंक्शन, मेन फंक्शन है। एक तो ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है किडनी, और दूसरा यूरिन फॉर्मेशन, जो उसका मेन फंक्शन होता है। यह किडनी यूरिन बनाती है। फंक्शन ऑफ किडनी, फंक्शन ऑफ किडनी, फर्स्ट है यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन बनाती है। और सेकंड है ब्लड का फिल्ट्रेशन, ये ब्लड को छानती है। ठीक है, कैसे ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये मेजर किडनी के दो काम होते हैं, यूरिन फॉर्मेशन एंड ब्लड फिल्ट्रेशन। यूरिनरी सिस्टम जो होता है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का महत्वपूर्ण पार्ट होता है ना? यूरिन के द्वारा ही हम सबसे अधिक मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट हमारे शरीर से बाहर करते हैं। ओके, यूरिनरी सिस्टम का मेन पार्ट कौन सा होता है? किडनी। यूरिन का फॉर्मेशन और ब्लड का फिल्ट्रेशन कौन करता है? किडनी। तो आज हम ये प्रक्रिया कैसे होती है, किडनी कैसे काम करती है, कैसे ब्लड छानती है और कैसे यूरिन का फॉर्मेशन करती है, इस पे आगे डिस्कस करेंगे।
तो इसके लिए सबसे पहले हम किडनी की एनाटॉमी हल्की सी देखते हैं कि किडनी होती कहाँ है और कैसी होती है। ठीक है, ये रही एओर्टा आर्टरी की ब्रांच, रीनल आर्टरी, जो ब्लड लेकर किडनी के पास जाती है। ये एओर्टा आर्टरी, एओर्टा आर्टरी की ब्रांच कौन सी हो गई? ये हो गई रीनल आर्टरी। कौन सी हो गई? ये रीनल आर्टरी, जो ब्लड लेकर कहाँ जाती है? किडनी के पास जाती है। ठीक है, किडनी बीइंग शेप की रहती है। ठीक है, ओके। किडनी, ये यूरेटर, दोनों किडनियों में से ये यूरेटर, ये यूरेटर, यूरेटर। ठीक है, एओर्टा आर्टरी की ब्रांच रीनल आर्टरी, ये किडनी की ब्लड लेकर कहाँ गई? किडनी के पास। किडनी इनका फिल्टर करती है, यहाँ पर छन्नियाँ लगी रहती हैं, उसको छानती है। ये आपकी यूरेटर, यूरिन बन के इसमें से निकलती है। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर, इसे क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर, सेंटर में है ना। और ये यूरेथ्रा, इसे बोलते हैं यूरेथ्रा, यहाँ से यूरिन सेक्रेट आउट होती है। ठीक है, ब्लड लेकर कौन गई? रीनल आर्टरी, एओर्टा की ब्रांच रीनल आर्टरी किडनी के पास। किडनी ने यूरिन का फॉर्मेशन किया, यूरेटर से, दोनों दोनों तरफ के यूरेटर से यूरिन कहाँ आई? यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के माध्यम से शरीर से यूरिन बाहर हो जाती है। तो यह एनाटॉमी रहती है। इसमें क्या हो गया? दो किडनी कितनी हो गई? राइट एंड लेफ्ट साइड, है ना, राइट एंड लेफ्ट साइड दो किडनी, है ना। फिर क्या हो गया? यूरेटर, यूरेटर कितने हो गए? दोनों किडनी के दो यूरेटर, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एक, यूरिनरी ब्लैडर कहाँ है? ये सेंटर में एक, ये राइट और लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट किडनी, दो किडनी होती है, राइट एंड लेफ्ट दो यूरेटर हो गए, है ना। यूरिनरी ब्लैडर एक सेंटर में और यूरेथ्रा एक सेंटर में। कितने पार्ट हो गए इसमें? सेंटर में चार पार्ट हो गए। किडनी कहाँ मौजूद है? हमारे पोस्ट ऑफ एब्डोमन, है ना, एब्डोमन के पीछे वॉल पे। ठीक है, दोनों तरफ किडनी प्रेजेंट है। ठीक है, किडनी का शेप कैसा हुआ? बिन टाइप होता है किडनी। और किडनी क्या कॉम्पैक्ट होती है, ठोस होती है। इसके पीछे क्यों होती है वो आगे अपन डिस्कस करेंगे। ये रही एओर्टा की ब्रांच रीनल आर्टरी। ठीक है, ओके, जो ब्लड लेकर, ब्लड कहाँ जाती है? किडनी के पास लेकर जाती है, जहाँ किडनी इसे छानती है ना, ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है और यूरिन का फॉर्मेशन करती है। यूरिन बनने के बाद ये यूरिन यूरेटर के माध्यम से यूरिन ब्लैडर में यूरिन पहुंचती है। ठीक है, और यूरिन यहाँ एक बार ध्यान रखने योग्य है कि मतलब यहाँ हम यूरिन का स्टोरेज उतना 350 ml 350 ml ही कर सकते हैं। इससे ज्यादा यूरिन होने पर ये स्क्रीट आउट हो जाती है बॉडी से, यूरेथ्रा के माध्यम से। ठीक है, सही, एओर्टा की ब्रांच रीनल आर्टरी, जो ब्लड लेकर किडनी के पास आती है। किडनी यूरिन का फॉर्मेशन करने के बाद ये दोनों तो और यूरेटर लगे हुए हैं। यूरेटर कहाँ जाते हैं? यूरिन ब्लैडर तक यूरिन पहुंचाती है। यूरिन ब्लैडर में हम कितनी यूरिन स्टोर कर सकते हैं? 350 ml। इससे ज्यादा यूरिन होने पर यहाँ से वह यूरेथ्रा के माध्यम से स्क्रीट आउट हो जाएगी। ठीक है, ओके गाइस, अब हम थोड़ा किडनी के बारे में समझते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हर इंसान के पास दो किडनियां होती हैं। ये कहाँ प्रेजेंट है? तो पोस्ट ऑफ, किडनी कहाँ प्रेजेंट है? पोस्ट वॉल ऑफ एब्डोमन। दो दो किडनियां हर इंसान की होती हैं। ये पीछे की तरफ पोस्ट वॉल ऑफ एब्डोमन पे प्रेजेंट होती है ना।
पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। पहला होता है किडनी फंक्शन, किडनी फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन होता है इसका ब्लड को छानना, मतलब ब्लड फिल्ट्रेशन का कार्य किडनी करती है। और ब्लड फिल्ट्रेशन करके क्या फॉर्म करती है, ये फॉर्म करती है यूरिन, यूरिन का फॉर्मेशन करती है, ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है और यूरिन का फॉर्मेशन करती है। और किडनी के बारे में क्या बताएंगे, किडनी बीन्स आकार की होती है, कैसी होती है, बीन शेप की होती है ना, बीन शेप मतलब कुछ इस तरह होती है किडनी, ओके, बीन शेप की किडनी होती है, ठीक है। और क्या बताएंगे किडनी की कैसी होती है, किडनी होती है कॉम्पैक्ट, ठोस होती है, सॉलिड। ये कौन सा ऑर्गन है, कॉम्पैक्ट ऑर्गन, किडनी कौन सा ऑर्गन है, कॉम्पैक्ट ऑर्गन, ठीक है, बी शेप, ठीक है। वजन कितना होता है, एक किडनी, हमारी दो किडनी, तो एक किडनी का वजन कर वेट होता है इसका 135 to 140 ग्राम, हर किडनी का 133 से 140 ग्राम वजन होता है। हमारी किडनी जो यूरिन बनाती है उसके माध्यम से क्या यूरिक एसिड को वो बाहर करती है। हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है, तो यूरिक एसिड अगर ब्लड में बढ़ जाता है तो गठिया वाई की शिकायत हो जाती है, आप सबको मालूम ही होगा ये, है ना। तो ये क्या करती है, किडनी एक्सक्रीट करती है यूरिक एसिड ब्लड में से, ब्लड को छान कर यूरिन में के द्वारा यूरिक एसिड को बाहर करती है। किडनी का स्ट्रक्चर, ये सब किडनी किसके द्वारा काम करती है, तो इसका एक स्पेशल सेल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है एक्चुअली, हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें। पर ये नेफ्रॉन सेल्स ही, मतलब किडनी बनती भी इन्हीं सेल से और कार्य भी इसी इन्हीं सेल से करती है, तो इसे इसलिए नेफ्रॉन सेल्स को क्या बोलते हैं, किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, मतलब नेफ्रॉन, किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन सेल्स ना। किडनी बनी भी नेफ्रॉन सेल्स से और कार्य भी इन्हीं सेल्स के द्वारा करती है। कौन सा कार्य, तो ब्लड फिल्ट्रेशन और यूरिन का फॉर्मेशन का, ठीक है। हमारे शरीर में दो किडनियां होती हैं और एक किडनी में लगभग 12 लाख के आसपास नेफ्रॉन होते हैं, टू किडनी, तो वन किडनी में कितने नेफ्रॉन सेल्स होंगे, लगभग 12 लाख, है ना। तो हमारे शरीर में दो किडनियां हैं, इंटू टू 24 लाख नेफ्रॉन सेल्स हमारी किडनी में प्रेजेंट होते हैं, है ना, नेफ्रॉन सेल्स, ठीक है। पैथोलॉजी में किडनी की जांच को क्या बोलते हैं, आरएफटी। पैथोलॉजी कंडीशन में हम जब जांच कराने जाते हैं तो उसे आरएफटी बोलते हैं। आरएफटी का फुल फॉर्म क्या है, रीनल फेल्यूर टेस्ट, ओके। पैथोलॉजी कंडीशन में आरएफटी की जांच, मतलब किडनी की जांच को आरएफटी की जांच बोलते हैं, रीनल फेलियर टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। अच्छा, एक और चीज, यूरिनरी ब्लैडर में हमने पढ़ा था कितना यूरिन हम स्टोर कर सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में 350 ml यूरिन स्टोर रहती है, इससे अधिक होने पर वह यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर हो जाती है। क्या, एक बार वो समझते हैं इसको। ब्लड आ रहा है एओर्टा की ब्रांच रीनल आर्टरी में, किडनी में, ठीक है। किडनी इन्हें क्या कर रही है, किडनी, दोनों किडनियों में यहाँ छल्लियां लगी रहती हैं जिनसे यह ब्लड को छानती है। ब्लड को छान के जो गंदा वेस्ट प्रोडक्ट रहता है जिसे हम यूरिन बोलते हैं, वह यूरिन के थ्रू यूरिनरी ब्लेडर में आ जाती है, ठीक है। ब्लेडर 350 ml यूरिन स्टोर हो सकती है।
इससे अधिक होने पर यूरेथ्रा के थ्रू स्किट आउट, शरीर से बाहर हो जाती है। ऐसे हम एक बार और समझते हैं। ब्लड आ रहा है एओर्टा आर्टरी के ब्रांच रीनल आर्टरी में किडनी के पास, ठीक है। ब्लड किडनी में आता है तो किडनी में यहाँ पर छलनियां लगी रहती हैं। यहाँ पर क्या होता है, किडनी में ब्लड को फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद वह जो वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन के रूप में बचता है वह यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लेडर में आ जाता है। यूरिनरी ब्लेडर में 350 ml यूरिन स्टोर हो सकती है। इससे ऊपर होती तो वो यूरेथ्रा के माध्यम से शरीर से बाहर हो जाती है, ठीक है। ये तो हमने अभी मोटा मोटा ऊपर समझा। अब ये यूरिन का फॉर्मेशन कैसे करती है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यह समझने के बाद हम किडनी के सेल्स, नेफ्रॉन के बारे में, स्पेशल सेल्स जो नेफ्रॉन होते हैं उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। किडनी के बाद हम किडनी का मेन सेल्स जो रहता है नेफ्रॉन सेल्स, स्पेशल सेल्स, इसके बारे में समझते हैं। एक्चुअली नेफ्रॉन सेल्स एक सेल नहीं होता है, या ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। क्या होता है, बहुत सारे सेल्स जब मिलते हैं जब एक नेफ्रॉन सेल्स बनता है। हमने अभी पढ़ा कि एक किडनी में हमारे 12 लाख नेफ्रॉन सेल्स होते हैं, तो 2 किडनी मिला के 24 लाख के लगभग एक आदमी में नेफ्रॉन सेल्स होते हैं। यह नेफ्रॉन सेल्स किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। मतलब किडनी कार्य बनती भी इसी से है और किडनी कार्य भी इन सेल्स के माध्यम से करती है ना। बहुत सारे नेफ्रॉन सेल्स होते हैं। एक किडनी में लगभग 12 लाख नेफ्रॉन सेल्स होते हैं, तो दो किडनी होती हमारे तो 24 लाख नेफ्रॉन सेल्स एक स्वस्थ व्यक्ति में होते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन सेल्स में छलनी लगी हुई होती है, इसमें ब्लड आता है, ठीक है। इसमें नेफ्रॉन सेल्स के द्वारा वह छना जाता है ब्लड, और छन कर जो वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन रहती है वह बाहर होती है, और बाकी जो ब्लड नहीं छन पाता वह रीनल वेल्स के माध्यम से वापस ब्लड में चली आती है। यह प्रोसेस हमारी जन्म से लेकर मृत्यु तक होती है ना। ब्लड छलना और यूरिन का फॉर्मेशन, ब्लड फिल्ट्रेशन और यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस हमारी जन्म से लेकर मृत्यु तक होती है। यह प्रोसेस ब्लड फिल्ट्रेशन और यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस हमारा जन्म से लेके मृत्यु तक चलता रहता है कंटिन्यू। अलावा हमें पता है कि किडनी कॉम्पैक्ट ऑर्गन है, एक ठोस ऑर्गन है, तो इसको ठोस बनाए रखने में कौन से सेल मदद करते हैं, तो इसको ठोस बनाने में एक सेल और यहाँ होता है, इन्हें हम बोलते हैं पेरेनकाइमा सेल्स। कौन सा बोलते हैं, पेरेनकाइमा सेल्स। इसकी मदद से किडनी ठोस बनी रहती है, सॉलिड एकदम, है ना। यह पेरेनकाइमा सेल्स किडनी के सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। कौन से ये सपोर्टिंग सेल्स किडनी के होते हैं, पेरेनकाइमा सेल्स ये किडनी के सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। पेरेनकाइमा सेल्स यूरिन बनाने का कार्य नहीं करते हैं, परंतु यह किडनी को ठोस बनाए रखने में सपोर्ट करते हैं। किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ नेफ्रॉन सेल्स ही करते हैं। आइए अब हम समझते हैं किडनी के सेल्स। किडनी के सेल 2 प्रकार के होते हैं। पहला है नेफ्रॉन सेल, दूसरा है पेरेनकाइमा सेल, ठीक है। किडनी के 2 प्रकार के सेल हुए। अब इनके अंदर जो सेल के अंदर जो फ्लूइड रहता है, इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ओके, आईसीएफ, ठीक है। परंतु पेरेनकाइमा और नेफ्रॉन सेल के बाहर के फ्लूइड को हम बाहर जो फ्लूइड रहता है इसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ना कहते हुए यहाँ नाम देंगे इंटरस्टिशियम फ्लूइड, है ना। ये बात बहुत ध्यान रखने योग्य है, क्योंकि आगे हम जब
तो इसके बारे में बात करेंगे, यूरिन फॉर्मेशन और ब्लड फिल्ट्रेशन की आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें ये फ्लूइड बहुत मायने रखता है, इंटरस्टिशियम फ्लूइड। तो इस बात का ध्यान रखना है, किडनी और नेफ्रॉन सेल और पेरेन्काइमा सेल के अंदर के फ्लूइड को हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड आईसीएफ कहेंगे, और इनके बाहर के फ्लूइड को हम ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड न कहते हुए इंटरस्टिशियम फ्लूइड कहेंगे। कभी कभी हम लोग टॉक्सिन ज्यादा लेते हैं, टॉक्सिन ज्यादा लेने के कारण क्या होता है, किडनी के सेल डैमेज होते हैं, मरने लगते हैं। तो पेरेन्काइमा सेल ऐसा सेल होता है जो रीनल सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पेरेन्काइमा सेल्स के पास वह ताकत होती है जो अपने आप को रीनल सेल्स में कन्वर्ट कर देता है यदि किडनी के सेल्स डैमेज होने लगे। टॉक्सिन ज्यादा लेने से सबसे ज्यादा डैमेज यही सेल होते हैं। यदि ये सेल्स मर गए, पेरेन्काइमा जिसका नहीं है, सेल्स जिस किडनी में नहीं है, तो समझो कि किडनी का काम खत्म, किडनी खराब हो जाती है। टॉक्सिन ज्यादा लेने से जल्दी पेरेन्काइमा सेल्स हमारे डैमेज होते हैं, इसलिए हमें टॉक्सिन चीजों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। जब तक आपके पास पेरेन्काइमा सेल्स सही सलामत है तक आपकी किडनी जीवित है। जहाँ पेरेन्काइमा सेल्स डैमेज हुआ पूरा, वहाँ आपकी किडनी खत्म। टॉक्सिन्स वाली चीजें ज्यादा, ड्रग्स या दवाइयाँ या टॉक्सिन वाली चीजें ज्यादा लेने से हमारे पेरेन्काइमा सेल्स सबसे ज्यादा इन पे इफेक्ट होता है। इन चीजों से हमें बचना चाहिए। ठीक है, रीनल फेलियर का यदि कोई केस आता है तो उस केस में 99% ये चांस रहते हैं कि उसका पेरेन्काइमा सेल्स पूरा डैमेज हो चुका है। नाउ अब हम किडनी के सबसे महत्वपूर्ण सेल जो नेफ्रॉन सेल्स है उस पर बात करते हैं। हम किडनी के महत्वपूर्ण सेल नेफ्रॉन सेल्स की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी किडनी बनती भी इन्हीं सेल्स से है और कार्य भी इसी से द्वारा करती है। ठीक है, ब्लड फिल्ट्रेशन और यूरिन फॉर्मेशन का कार्य किडनी नेफ्रॉन सेल्स के द्वारा करती है। ठीक है, तो इसलिए यह किडनी का स्ट्रक्चरल, ये हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है कौन, नेफ्रॉन सेल। ठीक है, किडनी बनती भी नेफ्रॉन सेल से और कार्य भी इन्हीं के द्वारा किडनी करती है। हम पढ़ चुके हैं कि एक किडनी में 12 लाख के लगभग नेफ्रॉन सेल्स होते हैं। ठीक है, तो दो किडनी में कितने हुए, 24 लाख नेफ्रॉन सेल्स दो किडनी में, दोनों तरफ की किडनी में होते हैं। एक्चुअली क्या है कि नेफ्रॉन सेल्स सिंगल सेल नहीं है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। क्या होता है, बहुत सारे सेल्स मिलकर एक नेफ्रॉन सेल बनाते हैं। ठीक है, ये हम सब पढ़ चुके हैं अभी। नेफ्रॉन सेल कैसा दिखता है, कैसा होता है, तो दरअसल हमें इसे नेफ्रॉन सेल्स ना बोलते हुए हम इसे नया नाम देंगे, यूरिनीफेरस यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, नेफ्रॉन को यूरिनीफेरस मतलब जो यूरिन को फॉर्मेशन करे, यूरिन बनाए, यूरिन का फॉर्म करे, तो यूरिनीफेरस। और ट्यूब्यूल का मतलब ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर। ओके, ट्यूबलाइट जैसा एक स्ट्रक्चर। तो इसे नेफ्रॉन की जगह हम क्या बोलेंगे, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल। ये कैसे बनता है, आइए हम समझते हैं। ये एक लंबा सा ट्यूबलाइट जैसा स्ट्रक्चर होता है। यह कुछ इस तरह का सा स्ट्रक्चर होता है।
ये बेसिकली पहले हम ये समझ लें, ये स्ट्रक्चर के ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। दो पार्ट में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। एक यहाँ पर, ठीक है। इसे ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल्स, ओके। ग्लोमेरुलस कैप्सूल्स भी इसे बोलते हैं, और ग्लोमेरुलस कैप्सूल, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वल्टेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वल्टेड ट्यूब्यूल क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वल्टेड ट्यूब्यूल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीसीटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पीसीटी, ओके। ये पोर्शन जो यहां से यहां तक है, ये डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब, और ये वाला पोर्शन जो ऊपर वाला अब ये असेंडिंग लिम्ब बोल सकते हैं। इस पूरे पोर्शन को बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले, इसका आविष्कार हेनले ने किया था, इसलिए इसे इसका नाम दिया लूप ऑफ हेनले, इतने इतने पोर्शन का, ठीक है। इसको बोलते हैं डायस्टल कन्वल्टेड ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? डायस्टल कन्वल्टेड ट्यूब्यूल, या डीसीटी बोल दीजिए शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम, ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। यहाँ से यूरिन बन के बाहर आती है, यूरिन, ठीक है। तो ये पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हुआ, जिसे हम नेफ्रॉन ना बोलते हुए यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल बोल रहे हैं, ओके। तो ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। यह एक लंबा सा ट्यूबलाइट जैसा स्ट्रक्चर है, ये दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट फर्स्ट पार्ट इसका है, इसे हम बोलते हैं सेक्रेटरी पार्ट, पहला पार्ट। दूसरा होगा नॉन सेक्रेटरी पार्ट, ठीक है। और ये दो पार्ट में डिवाइड है पूरा स्ट्रक्चर। इस दो पार्ट में सेकेंडरी पार्ट कहाँ तक है? वोमन्स कैप्सूल से डीसीटी तक। नॉन सेकेंडरी पार्ट हम समझते हैं। पहले सेकेंडरी पार्ट में भी दो पार्ट में डिवाइड है। पहला हो गया वोमन्स कैप्सूल, यहाँ ऊपर ऊपर तक, ठीक है। सेकंड पार्ट, ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल्स। इस पार्ट को क्या बोलेंगे? यहाँ से यहाँ तक रीनल ट्यूब्यूल, ओके। वोमन्स कैप्सूल पहला और दूसरा रीनल, वोमन्स कैप्सूल पहला और यहाँ से यहाँ तक पूरा पार्ट रीनल ट्यूब्यूल, ओके। अब रीनल ट्यूब्यूल में भी दो पार्ट आ रहे हैं, एक पीसीटी आ रहा है, एक डीसीटी आ रहा है ना। तो ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला कौन सा हो गया? प्रॉक्सिमल कन्वल्टेड ट्यूब्यूल, और दूसरा डायस्टल, पीसीटी है ना, डायस्टल कन्वल्टेड ट्यूब्यूल दूसरा, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? डीसीटी। पहला पीसीटी, दूसरा डीसीटी, ओके। तो ये हमारा सेक्रेटरी पार्ट यहाँ पे क्लोज हो गया पूरा। अब बचा क्या? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो ऑब्वियसली नॉन सेक्रेटरी पार्ट है ये। कलेक्टिंग, यहाँ यूरिन कलेक्ट होती है और यहाँ से बाहर निकलती है, ठीक है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ट्यूबलाइट जैसा स्ट्रक्चर है ये पूरा नेफ्रॉन, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल जिसका हम नाम दिया नेफ्रॉन। ऐसा होता है एक ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारे एपिथेलियल सेल्स जब मिलते हैं, जब एक नेफ्रॉन सेल बनता है। इसके एपिथेलियल सेल्स बहुत सारे रहते हैं पूरे इसमें, तो एक नेफ्रॉन पूरा की पूरा नेफ्रॉन सेल्स एक बनता है, ओके। अब हम अगले
लेक्चर में ये समझेंगे कि कैसे इसमें ब्लड आता है, कैसे ब्लड का क्षमता है, कितने आर्म स्ट्रॉन्ग पे ब्लड क्षमता है, और कैसे जो बचा हुआ ब्लड कैसे रीनल वेन्स में जाता है और वापस से वो अपना वापस से रोटेट होता रहता है। तो ये हम अगले लेक्चर में समझेंगे। अभी आपने ये यूरिनिफेरस ट्यूबुल के बारे में समझा। इसमें ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। नेफ्रॉन जो यूरिनिफेरस ट्यूबुल यूरिन फॉर्म होता है, इसलिए यूरिनिफेरस ट्यूबुल मतलब ट्यूबलाइट जैसा स्ट्रक्चर है पूरा। ओके, क्लियर। इसको हमने दो पार्ट में बांटा। कौन कौन सा? एक सेक्रेटरी पार्ट जो यहाँ तक का, एक नॉन सेक्रेटरी पार्ट है ना। ठीक है, सेक्रेटरी पार्ट में हमने क्या, इसको भी दो पार्ट में बांटा। एक यहाँ बोमन्स कैप्सूल्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या हुआ, रीनल ट्यूबल्स में, रीनल ट्यूबल्स यहाँ से यहाँ तक। ओके, अब रीनल ट्यूबल में भी दो पार्ट है, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल है ना, और डीसीटी डायस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल, ये भी दो पार्ट में बांटा। अब इसके बाद नॉन सेक्रेटरी पार्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये जिसमें यूरिन कलेक्ट होती है और यहाँ से बाहर होती है, वो कलेक्टिंग ट्यूबल इसे बोलते हैं। नॉन कलेक्टिंग, सॉरी, कलेक्टिंग ट्यूबल बोलते हैं इसे। नॉन सेक्रेटरी पार्ट ये हिस्सा होता है इतना। ओके, क्लियर। अब हम कल समझेंगे, अगले लेक्चर में इसे समझेंगे कि इसमें कैसे कितने आर्म स्ट्रॉन्ग पे ब्लड आता है और क्षमता है, और कितनी बार क्षमता है, कितनी इसके प्रोसेस होते हैं यूरिन फॉर्मेशन में। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर आप ध्यान से करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको आगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हमारे वृंदावन में एक बुजुर्ग माता रहती थी। अपने घर से निकाले जाने के कारण वो माता कई दिनों तक उपवास पे रही, परंतु जब आसपास की विधवा माताओं को पता चला तो उन्होंने उनके भोजन के लिए कुछ मदद की। जो वास्तविक प्रेम है वो प्रेम तो केवल श्रीधाम वृंदावन में ही है। अपने घर से निकाले जाने के बाद ये माताएं ही एक दूसरे का सहारा बन करके जी रही हैं। हाँ बेटा की याद तो आएगी, जब मन चाहेगी तो रोने लगेगी। बेटा की दुख से तो रोने लग जाएगी ना। इतनी कड़कती धूप में अपना पेट भरने के लिए इनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ यात्री आते हैं और केवल केले और बिस्किट देकर के चले जाते हैं। 40-45 डिग्री वाली भयंकर गर्मी के कारण ये माताएं बाहर निकल करके और भिक्षा भी नहीं मांग सकती। इसलिए हमारी संस्था प्योर डिवोशन फाउंडेशन इन माताओं के लिए राशन की उचित व्यवस्था इन्हीं की भजन कुटी तक उपलब्ध कराती है। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि धाम में रहकर के भगवान का भजन करने वाली इन माताओं की मदद के लिए आप सभी लोग आगे आएं।